दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं एक लोको पायलट हूँ। दोस्तों, वैसे तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाया। इस घटना के घटने के बाद मेरा पूरा चरित्र ही बदल गया। साल 2014 की बात है ये, जब मैं एक नया लोको पायलट बना था। मैं इस काम में भले ही नया था, लेकिन मेरे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती थी और उन्हें भी मैं काफ़ी अच्छे से संभाल लेता था। लेकिन जब मैं ट्रेन में होता था तब मुझे थोड़ा ठीक लगता था। उस दिन मैं ट्रेन ड्राइव करता हुआ कुल्हाड़ीपुरा के लिए रवाना हुआ, क्योंकि वह स्टेशन हमारी ट्रेन का सबसे अंतिम स्टेशन भी था, जिस कारण हमें उस जगह पर काफ़ी आराम मिलता था। उस दिन मैं अपनी ट्रेन में बैठा हुआ था कि मुझे ट्रेन के टीटी से खबर मिली कि आगे का पूरा माहौल बिगड़ चुका है। दरअसल उस समय उस एरिया में एक हड़ताल चल रही थी, जिस कारण पत्थरों की बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और काफ़ी स्टेशन पर तो कोई भी यात्री नहीं था। लेकिन इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में टीटी ने बताया कि उस जगह से ट्रेन को निकालने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा देना, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ था। और जैसे ही पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, वैसे ही हमें भी उन स्टेशनों से निकलना था। अभी हम एक स्टेशन से निकले ही थे कि मुझे काफ़ी ज़ोर से टॉयलेट लगने लगी, मगर अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सफ़र के बीच टॉयलेट करने के लिए जा सकूं। हालांकि उस वक्त मेरे अलावा ट्रेन के अंदर दूसरा ड्राइवर भी था। बाद में मैंने अपने आप को रोक के रखा और दूसरे स्टेशन के आने का इंतज़ार करने लगा। और जब तक दूसरा स्टेशन आता कि मैं बाथरूम की ओर चल पड़ा। शाम के लगभग 6:15 बज चुके थे और धीरे धीरे सूर्य भी आसमान से गायब होने लगा। पूर्व दिशा की ओर से होने वाला अंधेरा रात होने का संकेत दे रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि ड्राइविंग बोगी के अंदर मुझे एक लड़की नजर आई। मैं तो ये देखकर हैरान था कि आखिर ड्राइविंग बोगी में ये लड़की कहाँ से आई होगी, क्योंकि उस वक्त हम दो लोग ही उस डिब्बे में मौजूद थे। उस वक्त मैं बाथरूम करके वापस अपनी सीट पर लौटने ही वाला था कि मेरा पैर दरवाजे के बीच में अटक गया, जिस कारण मैं अपने पैर को छुड़वाने में लगा और फिर मैं उस बोगी के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अब वहाँ पर उस दूसरे ड्राइवर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मैंने उस लोको पायलट से पूछते हुए कहा कि अरे जयेश, अभी अभी इस बोगी के अंदर एक लड़की घूम रही थी, कौन थी वो? ये सुनकर जयेश अपनी हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा और फिर मुझसे बोल पड़ा, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। उसकी बातें मुझे भी हैरानी में डाल रही थी। बाद में मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद ये मेरा कुछ छोटा मोटा वहम होगा और फिर मैं अपने ड्राइविंग के काम में जुट गया। मैं अपनी धुन में गुनगुनाते हुए अभी ट्रेन के अंदर बैठा ही था कि किसी ने अपना मासूम सा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जिस कारण मैं किन्हीं यादों में खो गया। उस वक्त मानो मैं सब कुछ भूल सा चुका था। तभी मेरे सहकर्मी ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब, आज आप काफ़ी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। तब जाकर मुझे ठीक से होश आया। मैंने चारों तरफ देखा तो ट्रेन की छोटी सी खिड़की से आने वाली ठंडी ठंडी हवा मुझे प्राकृतिक आनंद का अनुभव करवा रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना मासूम सा हाथ रखा था और जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर पता नहीं क्यों, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा कोई बेहद करीबी मेरे आसपास मंडरा रहा है और मैं उसे देख पाने में बिल्कुल नाकाम हूँ। मैंने एक बार फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज का दिन सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आलसी और भारी भारी सा बीत रहा था। बाद में ट्रेन लगभग 1 घंटे के लिए एक स्टेशन पर रुकने वाली थी, जहां पर मुझे बाहर की हवा खाने के साथ साथ हल्का होने का भी मौका मिलने वाला था। फिर जब डोडनगर स्टेशन पर ट्रेन को एक बड़ा सा ब्रेक मिला, तब जाकर मुझे भी ट्रेन से नीचे उतरने का मौका मिला था। पहले तो मैं चाय की चुस्कियां लेने के लिए एक चाय की टपरी पर बैठ गया और बाद में वापस ट्रेन की ओर मुड़ चला। तभी मुझे पटरियों के ऊपर एक 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देने लगा, जो काफ़ी देर से किसी मूर्ति की तरह उन रेलवे की पटरियों पर खड़ा था। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता ही रहा और बाद में मुझे एक आम भारतीय इंसान की हरकतें देखकर गुस्सा आने लगा, जिस कारण मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, अबे तुम्हें मरना है क्या? मेरी ही ट्रेन मिली थी मरने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरी बातें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाई। वो उसी तरह खड़ा रहा और मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ चला और उसे गालियां तक देने लगा।
मगर इसके बावजूद उस पर मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंच पाता कि उस चाय की टपरी वाले ने मुझे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो मैंने उसे भी पटरी पर खड़े उस आदमी के बारे में बताया तो वह मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई साहब, लगता है आज आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। मुझे तो उस रेलवे लाइन पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और फिर जब मैं वापस उन पटरियों की तरफ पलटा तो सच में वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मगर कुछ देर पहले ही मैंने एक आदमी को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा देखा था। फिर इतनी सी देर में वो कहाँ पर गायब हो गया, इस बात से मैं भी अनजान था। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, जिस कारण मैं उस जगह पर पहुंची गया जहाँ पर वह आदमी कुछ देर पहले मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ आदमी तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी जानवर तक का भी नामो निशान तक नहीं था। और ये संकेत बता रहे थे कि इस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। आज का माहौल वैसे भी पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस वजह से मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर मैं उसी जगह से वापस ट्रेन की तरफ लौट आया। अब ट्रेन के चलने में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं था और तभी एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि जिस जगह पर अब ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन को उसी जगह पर लगभग आधे घंटे के लिए और रुकना होगा। और उसकी मेन वजह थी काफ़ी दिनों से चल रही बड़ी हड़ताल। और थोड़ी ही देर के बाद मूसलाधार बारिश भी दखल देने लगी। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम गीला होने लगा। पानी की छींटों ने पूरे के पूरे माहौल को एकदम से बिगाड़ सा दिया था। और तभी मुझे स्टेशन की बड़ी सी लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। लेकिन ना ही तो उसका चेहरा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था और ना ही उस लाल लाल लाइट की रोशनी में उसके कपड़े ढंग से दिखाई दे रहे थे। अब मैं ट्रेन से नीचे उतरकर उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन भी स्टेशन से चलने ही वाली थी और उस वजह से मैं ट्रेन में ही बैठा रहा। और फिर मैंने अपने सहकर्मी लोको पायलट को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो आदमी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? इससे पहले कि जायस उस आदमी की तरफ देख पाता, मेरे हाथ में जो पानी का गिलास था वो मेरे हाथ से छूटकर उसकी पैंट पर गिर पड़ा और इसी छोटे हादसे की वजह से हम दोनों का ध्यान ही टूट गया। फिर हम दोनों ने जब वापस उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैं एक बात तो समझने लगा कि शायद ये वही आदमी है जो मुझे कुछ देर पहले रेलवे लाइन पर भी दिखाई दिया था। और मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ देर के बाद ये आदमी मुझे फिर से दिखाई देगा, जिस कारण अब मैं इसका इंतज़ार करने लगा। और फिर मेरा ध्यान भी एकदम से इन चीज़ों से हट गया और उसके कुछ पल बाद ही हमें ट्रेन को स्टेशन से निकालना पड़ा। हम लोग अभी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आराम से ड्राइविंग कर रहे थे। फिर हम लोग अपने काम के एंड के छोर तक पहुंच गए, जहां से मुझे 2 घंटे का समय मिलने वाला था। दरअसल इस वक्त मैं खाना वाना खाकर वापस ट्रेन में लौटने वाला था। उस वक्त मैं स्टेशन के पास बने एक दुकान के अंदर खाना ही खा रहा था कि तभी मेरी नज़रें एक लड़की पर पड़ी जो बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी। उस वक्त उस लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, जिस वजह से मैं उस लड़की का चेहरा देख ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले मुझे ट्रेन के अंदर नजर आई थी, लेकिन मैं ये बात पूरे दावे के साथ भी कैसे कह सकता था। बाद में मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और खाना खाने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अब उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा जिसके अंदर अब मुझे ड्राइव करना था। और जब मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उस वक्त चारों तरफ घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। भले ही वह पूरा रेस्टोरेंट रोशनी में जगमगा रहा था, लेकिन बाकी का एरिया एकदम सुनसान था और स्टेशन से वह रेस्टोरेंट बेहद करीब था। मैं पैदल पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब मैं स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने एक बार पाया कि एक आदमी जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे वह मुझे फॉलो करता हुआ मेरे जस्ट पीछे पीछे चल रहा था। उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। फिर मैंने उस आदमी पर गौर नहीं किया, लेकिन इसके बाद उस आदमी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि जब मैं दोबारा पीछे पलटा तो उसका आकार बढ़ने लगा और अब वह आदमी देखने में पहले से भी काफ़ी लंबा लग रहा था और साथ ही उस आदमी के ढंग भी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। और जिस वजह से मुझे ये समझ आने लगा कि यह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है और मैं तुरंत ना चाहते हुए भी वहाँ से भागने लगा।
और इतने में ही मेरा पैर कीचड़ के अंदर गिर गया, जिस कारण मैं फिसलते हुए जमीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर वह आदमी भी मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था, लेकिन जब मेरी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तब जाकर मुझे एक दहशत का सही नाम मालूम चल पाया कि आखिर डर किसे कहते हैं। दरअसल उसका पूरा का पूरा चेहरा मानो किसी ने उसके चेहरे को नोच दिया हो। मैं तो डर के मारे कांप रहा था और मुझे अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही थी कि तभी वहाँ पर मुझे वही लड़की नज़र आने लगी जो कि कुछ देर पहले मुझे रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई दिखाई दी थी। इस बार वह लड़की उस आदमी की ओर देखने लगी और पता नहीं कैसे, लेकिन वह मनहूस और खौफनाक दिखने वाला आदमी कुछ देर के बाद ही हवा में एकदम से धुआं हो गया और फिर उस लड़की के चेहरे से वो दुपट्टा एकदम से हवा में उड़ गया। फिर जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पूरा इमोशनल हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि अर्चना ही थी, जो मेरी प्रेमिका भी थी और जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था। और एक बड़े एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन आज भी उसने मुझे अपने आसपास होने का आभास भी करवा दिया। दोस्तों, सच में उस दिन मैं काफ़ी इमोशनल रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे अर्चना अपने करीब होने का आभास करवाती है। लेकिन वह आदमी कौन था और आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा था, इस बात का पता तो मैं आज तक नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद मैं बीच रास्ते में कभी भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं रत्नागिरी से अपने गांव साबरगंज लौट रहा था। 12 बजे की मेरी ट्रेन थी, पर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन अब 1 बजे के करीब यहाँ से चलने वाली है। मतलब कि अभी 1 घंटा शेष था यहाँ से निकलने में। सबसे पहले तो मैंने अपनी सीट पकड़ी और अपना सामान रखा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोगी के अंदर अपनी नज़र घुमाई तो अब तक सारे पैसेंजर गहरी नींद में सो चुके थे, तो वहीं मेरी नींद छूमंतर हो रखी थी। क्योंकि अभी ट्रेन को खुलने में 1 घंटा था, तो ऐसे में मैं ट्रेन से उतरा और सामने टी स्टॉल की तरफ बढ़ा। मैं अभी चाय पीने के लिए टी स्टॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन देखा तो फ़ोन पर पल्लवी थी। मैंने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? इस पर पल्लवी बोली, अजी ट्रेन में बैठ गए हो ना? इस पर मैं जवाब देते हुए बोला, हाँ ट्रेन में बैठ तो गया हूँ, पर ट्रेन खुली नहीं है, 1 बजे खुलेगी यहाँ से। अभी मैं पल्लवी से बात ही कर रहा था कि इसी बीच मेरी नज़र दूसरी पटरी पर उल्टे चल रहे एक शख्स पर गई। उस शख्स पर नज़र पड़ते ही मैं चीखते हुए बोला, अरे भाई साहब, ऐसे इन पटरियों पर उल्टे क्यों चल रहे हो? हट जाओ वहाँ से, कभी भी ट्रेन आ सकती है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि फ़ोन पर पल्लवी बोल पड़ी, अजी इतनी रात गई किसे टोक रहे हो? तुम्हें पता है ना 12 बजे के बाद किसी अनजान को नहीं टोकते। इस पर मैंने कहा, हाँ मुझे पता तो है, पर वो पागल पटरियों पर उल्टा चल रहा है। खैर छोड़ो, जाने दो, मैं फ़ोन रखता हूँ, फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और उस टी स्टॉल वाले के पास पहुँचा। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो चाय वाला एकदम से अजीब सा बिहेव करने लगा। दरअसल वो चाय वाला मेरे से नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मैंने उससे चाय मांगी तो उसने उस पर भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप से चाय की केतली से चाय निकालकर मेरे को थमा दी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और चाय पीने लगा। मैं अभी चाय पी ही रहा था कि इतने में वो चाय वाला अपना सामान समेटने लगा। उसे इस हड़बड़ी में सामान समेटता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस चाय वाले से हंसते पूछा, क्या हुआ भाई साहब, इतनी हड़बड़ी में क्यों? इस पर उस चाय वाले ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर बोला, आप जाओ, दुकान बंद करनी है। मुझे उसके कहने का ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं भी उसी वक्त वहाँ से वापस ट्रेन की तरफ चल दिया। अभी मैं ट्रेन की बोगी में चढ़ने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरे फ़ोन की रिंग की आवाज़ उधर से आ रही थी जिधर वो आदमी पटरों पर उल्टा चल रहा था। पहले तो मैंने अपनी जेब चेक की, ये देखने के लिए कि मेरा फ़ोन मेरे पास है या फिर नहीं, और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरा फ़ोन मेरे जेब में है ही नहीं। अपना फ़ोन जेब में ना पाकर मुझे लगा कि हो ना हो ये जो रिंगटोन की आवाज़ आ रही है पक्का मेरे ही फ़ोन की है। लिहाजा मैं उस तरफ भागा
जिधर से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। मैं अभी उसी तरफ भाग ही रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बंद हो गई। फिर जब मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि वही आदमी अभी भी उन पटरियों पर उल्टा चल रहा है। मैंने एक बार फिर उस आदमी से टोकते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपने यहाँ कहीं फ़ोन पड़ा हुआ देखा है? इस पर उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर वो वहीं खड़ा होकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। उसे देखकर ना जाने क्यों मुझे भी गुस्सा आने लगा था, पर अभी मेरी चिंता मेरे फ़ोन को लेकर बंधी हुई थी। लिहाजा मैंने अपना ध्यान उस आदमी से हटाते हुए अपने फ़ोन को ढूंढने में लगा दिया। अभी मैं उन्हीं पटरियों के बीच अपना खोया हुआ फ़ोन ही ढूंढ रहा था कि तभी फिर से फ़ोन की रिंग बजी। फिर जब मैंने फ़ोन की रिंग की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की रिंग की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी आदमी के पॉकेट से आ रही थी। पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हो गया था। मैं एकदम से गुस्से से भर गया और सीधा उस आदमी के पास जाकर चीखते हुए बोला, चोर कहीं के, लाओ मेरा फ़ोन वापस करो। पर वो अभी भी मुझे खड़े खड़े घूरे ही जा रहा था। तो वहीं मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने आओ देखा न ताओ एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। मेरे तमाचा जड़ते ही उस आदमी की मुंडी एकदम से नीचे टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी और ये देखकर मैं उसी समय अधमरा हो गया। मैं तुरंत ही पीछे पलटा और वहाँ से भागा। मैं अभी कुछ कदम भागा ही था कि तभी मैं हवा में ज़ोर से उछल पड़ा और सीधे प्लेटफार्म पर जाकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, मानो किसी ने मेरे को किसी गेंद की तरह उछाल दिया हो। मैं जैसे तैसे प्लेटफार्म से उठा और लड़खड़ाता हुआ अपनी बोगी में चढ़ गया। बोगी में चढ़ते ही ट्रेन भी एकदम से चल पड़ी। ट्रेन के खुलते ही मुझे थोड़ी राहत तो मिली, पर मेरा दिल अभी भी ज़ोरों से धड़के जा रहा था। खैर मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपनी सीट पर बैठा। ट्रेन की स्पीड भी अब काफ़ी तेज़ हो चुकी थी कि तभी मुझे ट्रेन के बाहर साथ वाली पटरी पर वही आदमी दिखा जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। अब तो भाई मेरी जान मेरे मुंह को आ गई थी। मैं अपने सिर को नीचे छुपाते हुए अपनी सीट पर लेट गया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी सीट के नीचे कुछ है जो सीट को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे मैंने सीट से उठकर देखा तो मैंने पाया कि 2-3 हाथों के पंजे सीट को फाड़कर बाहर निकल आए हैं। अब तक जो भी मैंने देखा वो सभी इतने भयानक और डरावने थे कि कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो कब का मर गया होता। मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और ट्रेन के टॉयलेट में जाकर छिप गया। इसी बीच ट्रेन भी रुक गई। टॉयलेट की खिड़की से जब मैंने बाहर देखा तो मैंने पाया कि कोई सामने प्लेटफार्म है, मतलब कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी थी। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर ट्रेन के टॉयलेट से बाहर निकलकर ट्रेन के गेट से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि एक छोटा सा स्टेशन है। इसी बीच मेरी नज़र वहीं स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे हुए एक बाबा पर गई जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। पता नहीं क्यों मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि मुझे उनसे जाकर बात करनी चाहिए और मैं चला भी गया। जैसे मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरे से कहा, तुमने उस आदमी को टोककर और थप्पड़ मारकर अपनी मौत को बुलाया है, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों ये सब सुनते ही मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते बोला, बाबा कोई तो उपाय होगा। तो उस बाबा ने मेरे को एक लाल कपड़ा देते हुए कहा, इसे अपने सिर पर बांध लो, इससे वो तुम पर सीधा हमला नहीं कर पाएगा, पर हाँ वो तुम्हें बहुत डराएगा, यहाँ तक कि तुम्हें मजबूर भी कर देगा ये कपड़ा हटाने के लिए। पर तुम गलती से भी ये कपड़ा मत हटा देना। अगर 9 दिनों तक तुम उससे बचे रह गए तो 10वें दिन वो तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। इतने में ही ट्रेन ने चलने का सिग्नल दे दिया। मैंने वो कपड़ा अपने सिर पर बांधा और वापस अपनी ट्रेन में बैठ गया। पूरे रास्ते उस प्रेत ने ऐसे ऐसे खौफनाक नज़ारे दिखाए कि मैं पागल होने को आ गया था। फिर घर पहुंचने के बाद भी उस शैतान का शैतानी खेल जारी रहा। मैंने और भी ओझा और साधुओं को दिखाया पर कहीं बात नहीं बनी। आखिरकार बड़ी ही मुसीबतों से 9 दिन बीते और 10वें दिन से सब कुछ नॉर्मल होता चला गया और आज सब कुछ ठीक है। पर मुझे अभी भी डर लगता है कि कहीं वो